नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। मेरे पूर्व के वीडियो जो आयकर के ऊपर थे, उन्हीं में अगली कड़ी के रूप में है ये। इसमें मैंने शामिल किया है सकल कुल आय एवं कर दायित्व की गणना को। जैसा कि मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों को जानकारी देना है, खासकर जो एमओएम या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में अध्ययनरत है उनको। इसका उद्देश्य किसी प्रकार से मेरा कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, सिर्फ मात्र विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा देना है। मैं चाहता हूँ हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो उसे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये सबके लिए काम का भी है। कुल आय एवं कर दायित्व की गणना। बात करते हैं हम व्यक्तियों की कुल आय की। कुल आय किसे कहते हैं? तो पहले के वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है। इसके पहले जो मैंने इनकम टैक्स के वीडियो डाले हैं, मैं चाहूँगा आप सब लोग उसका अध्ययन जरूर करें, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो कुल आय से आशय होता है वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशा, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय के कुल योग को हम कहते हैं सकल कुल आय। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की जब कटौतियां घटाते हैं तो जो राशि शेष बच जाती है उसे कहा जाता है कुल आय। इसका एक प्रारूप है। ऊपर हम सबसे पहले लिखते हैं हम किसकी इनकम की गणना कर रहे हैं, उसका नाम वो असेसमेंट ईयर। इसके बाद इनकम के जो 5 हेड हैं, वो 5 हेड हम उन हेड के नियमों के आधार पर गणना करके लिखते जाते हैं। जैसे हमने लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी के जितने नियम हैं उनके आधार पर उसकी गणना अलग से की जाएगी, फिर यहाँ पर लिखा जाता है। इसी प्रकार से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनके नियमों के आधार पर गणना की जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, उनके नियमों के आधार पर गणना करके लिखी जाती है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, जिसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ और अल्पकालीन पूंजी लाभ दोनों ही शामिल होते हैं। 5वें जो इनकम है आय के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें लॉटरी, इंटरेस्ट, इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। इसकी भी गणना करके हम यहाँ पर लिखते हैं। इन 5 आय का जो योग होता है ये ग्रॉस टोटल इनकम या सकल कुल आय कही जाती है। इसमें से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U तक के लिए। इन दोनों डिडक्शंस को समझने के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने 2 पार्ट में से बनाया है, जिसमें 80C से 80U तक की महत्वपूर्ण डिडक्शंस को शामिल किया है। इनको घटाने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम के नाम से जानते हैं। अब मुझे एक प्रश्न से मैं इसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात है कि इन प्रश्न को अच्छे से समझें। यहाँ पर मिस्टर SK शर्मा की कुल आय की गणना हमें करनी है। इसमें वेतन लिया गया है जो प्रोविडेंट फंड में अंशदान तथा आयकर घटाने के पश्चात 3,67,000 रुपये है। इस पर वेतन से काटा गया आयकर 3,000 रुपये है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में स्वयं का अंशदान 20,000 रुपये है। नियोक्ता का अंशदान भी 20,000 रुपये है। प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज जो 9.5% की दर से है 6,200 रुपये है। मकान संपत्ति से प्राप्त किराया है 1,75,000 रुपये। मकान निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाया है 75,000 रुपये। घरेलू कंपनी से शुद्ध लाभांश प्राप्त किया है 8,950 रुपये। बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज हुआ है 5,000 रुपये। जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान किया गया है 2,000 रुपये। पॉलिसी की कुल राशि 2 लाख रुपये है। इसके अलावा श्री शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री सहायता कोष में 2,000 रुपये दान दिए गए हैं और श्री शर्मा द्वारा अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाया गया था, जिसका बीमा प्रीमियम चेक के माध्यम से 3,000 रुपये जमा किया गया है। ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको सबसे पहले समझना है कि हमें किन किन शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करनी है। तो जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमें वेतन शीर्षक से आय की गणना करनी है। मकान संपत्ति का चूंकि किराया है
इसलिए मकान संपत्ति की आय की गणना करनी है। इसके अलावा अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करनी है। और हमारे पास कुछ कटौतियाँ भी हैं। ये देखिए यहाँ से कटौतियाँ हैं, इसकी भी छूट हमें देनी है। तो हम आगे देखते हैं कैसे प्रश्न हल होता है। ऊपर हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस के शर्मा। इसके नीचे आ गए हम असेसमेंट ईयर लिखा हमने 2019-20। अब हम देखते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं कि प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड पे। यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड है 3,67,000, ये हमने लिख दिया। इसमें से इनकम टैक्स जो डिडक्टेड हुआ था एट सोर्स पे 3,000 रुपये, वो हमने जोड़ दिया है। और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का था वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इन सब का टोटल होता है 3,90,000 रुपये। इसमें से हम घटाएंगे वैधानिक कटौती अंडर सेक्शन 16(1)(a) के तहत 40,000 रुपये। ये घटाने के बाद हमारा जो टैक्सेबल सैलरी बचती है 3,50,000 रुपये। इसी प्रकार से इनकम के जो दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि हमें प्रश्न में रेंट रिसीव दिया हुआ है इसलिए हमने रेंट रिसीव लिख दिया यहाँ पे 1,00,000 रुपये। जब हम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करते हैं तो इसमें से हमें म्यूनिसिपल टैक्स घटाना होता है, वो यहाँ पे प्रश्न में नहीं है इसलिए नील हो गया। एनुअल वैल्यू आता है यहाँ पर 1,00,000 रुपये। इसमें छूट मिलती है अंडर सेक्शन 24 में। पहली छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शंस की जो 30% होता है एनुअल वैल्यू का। ये हमने 1,00,000 का 30% निकाला जो 30,000 रुपये होता है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन, जो होम लोन हमने लिया है उस पे के इंटरेस्ट को भी यहाँ पे माइनस किया जाता है, वो हमने घटा दिए 75,000 रुपये। अब देखिए इसकी आय जो है वो माइनस में आती है, अर्थात हानि होती है 5,000 रुपये की। इसके लिए आप हानियों से पूर्ति के संबंध में डाला गया वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस हानि की पूर्ति हम कैसे किसी दूसरी शीर्षक से कर सकते हैं। मकान संपत्ति शीर्षक की हानि की पूर्ति यदि वो उसी करने वर्ष से संबंधित है तो 2,00,000 रुपये तक किसी भी आय से की जा सकती है। इसलिए हमने 5,000 रुपये यहाँ पर बाहर लिख दिया। इसके बाद जो तीसरा सोर्स यहाँ पर था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके अंतर्गत हमने डिविडेंड जो कि भारतीय कंपनी से प्राप्त हैं, तो मैंने बताया हुआ है पहले के वीडियोस में कि ये कर मुक्त होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया इसे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 5,000 रुपये, ये हमने जोड़ दिया। 3,50,000 में 5,000 घटाया गया और 5,000 जोड़ा गया तो ग्रॉस टोटल इनकम बनी 3,50,000 रुपये। इसमें सब हम घटाएंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U जो यहाँ पे एप्लीकेबल्स हैं। तो हम जब आगे चलते हैं तो डिडक्शंस 80C, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डिडक्शंस के संबंधित मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं पहले, कृपया आप उनका अध्ययन जरूर करें। डिडक्शंस 80C, इसमें जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 20,000 प्लस जो उसने LIC में 2,000 रुपये दिए थे, दोनों का टोटल 22,000 रुपये। 80D मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित है 3,000 रुपये, वो भी यहाँ पे घटेंगे। डिडक्शंस 80G जो कि डोनेशन से रिलेटेड हैं, यहाँ पर मिस्टर शर्मा ने PM रिलीफ फंड में डोनेशन दिया है जो बिना सीमा वाले दान के अंतर्गत आता है और 100% कटौती योग्य है, इसलिए 2,000 रुपये पूरी छूट यहाँ पे दे दी गई। इसी तरह से जो ब्याज मिला है उसकी भी छूट मिलेगी। डिडक्शंस 80 में TTA के अंतर्गत मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है, 5,000 रुपये घटा दिए, कुल 32,000 रुपये की छूट देने के बाद ये बचता है 3,18,000 रुपये। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कर दायित्व की गणना की। तो कर दायित्व की गणना के लिए हमें पहले कर के गणना हेतु जो स्लेब बनाए गए हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए स्लेब कैसे बनाए गए हैं। सामान्य व्यक्ति जो होते हैं चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, प्रथम 2,00,000 रुपये 2,50,000 रुपये तक की आय कर मुक्त मानी गई है, अर्थात इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अगले 2,50,000 रुपये, अर्थात जो स्लेब है 2,50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक का, इस पर 5% की दर से टैक्स देना होता है।
अगले 5 लाख रुपए स्लेब जो है 5 लाख से 10 लाख का, इस पे 20% की दर से टैक्स देना होता है। अगर इनकम 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो उस पर 30% की दर से टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक की दशा में। वरिष्ठ नागरिक मतलब जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक हो गई है। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इनके लिए भी प्रथम 3 लाख रुपए तक कोई भी आय पर कर नहीं देना होता। अगले 2 लाख रुपए स्लेब 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का है, 5%। अगले 5 लाख रुपए अर्थात जो स्लेब है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, 20%। और अगर इनकम 10 लाख रुपए से अधिक है तो 30% की दर से टैक्सेबल होगी। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात आती है अति वरिष्ठ नागरिक, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष या अधिक की है। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हैं। प्रथम 5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। अगले 5 लाख रुपए अर्थात स्लेब जो है 5 लाख से 10 लाख का, इसमें 20% है। और 10 लाख रुपए अधिक है तो 30% दर से टैक्स देना होता है। तो ये स्लेब एक बार आप अच्छे से देखिए, इसे याद रखिए ताकि आप आसानी से आगे टैक्स का कैलकुलेशन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बात आती है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर ये 4% की दर से लगता है, जो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए है। अधिभार भी लगता है। यदि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो 10%। यदि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो 15%। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यदि भारत में निवासी व्यक्ति की कुल आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो 2,500 रुपये की कटौती उसे प्राप्त होती है। ये कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए है। क्योंकि ये वीडियो मैंने एमओएम के विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बनाया है, इसलिए इसमें कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। महत्वपूर्ण कर की दरें और भी हैं, जिसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर जो स्थायी फिक्स रूप से है 20%। लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजेल्स, घुड़दौड़ की आय, ताश, जुआ आदि पर 30% की दर से फिक्स दर से टैक्स कैलकुलेट होता है। कर की गणना के लिए भी एक प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्या है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसे याद कर लें। एक प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, निम्न सूचनाओं से हमें कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्रीमती रोशन की निम्न आय हमें प्राप्त हुई है, जिसमें वेतन से सकल आय है 95,000 रुपये। मकान संपत्ति से आय गणित का मतलब है पहले से पूरी कैलकुलेटेड इनकम है, हमें अलग से कोई गणना नहीं करनी है। व्यापार से आया है 5,20,400 रुपये। इसके अलावा है उसने अपने जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम 5,000 रुपये चुकाया है तथा पति के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का 6,000 रुपये भुगतान भी उन्होंने किया है। इसके अलावा 12% प्रोविडेंट फंड में अंशदान भी किया है। इतना ही अंशदान उसके नियोक्ता ने भी किया है। अब देखें प्रश्न कैसे हल होता है। ऊपर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस रोशन, असेसमेंट ईयर 2019-20। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है ये। हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से सकल आय 95,000 रुपये, ये हमने लिख दिया 95,000 रुपये। ये हुई ग्रॉस सैलरी 95,000 रुपये। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया गया अंडर सेक्शन 16(1)(a) के तहत 40,000 रुपये। तो वेतन से कर योग्य आय बनती है हमारे पास 55,000 रुपये। दूसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड थी, इसलिए सीधे सीधे 37,000 यहाँ पर लिख दिया गया। व्यापार से आए 5,20,400 रुपये, ये भी कैलकुलेटेड है, हमने सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया। तो ग्रॉस टोटल इनकम हुई 6,12,400 रुपये। अब इसमें हमें डिडक्शंस घटाने हैं अंडर सेक्शंस 80C to 80U तक जो एप्लीकेबल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए डिडक्शन 80C के तहत प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में अनुदान किया हुआ है 12%, वो यहाँ पे निकालेंगे। तो जो सैलरी है 95,000 है, इसका 12%। ये आपको वेतन के नियम में मालूम है कि 12% तक का अनुदान कर मुक्त होता है नियोक्ता का, और उससे अधिक कर योग्य होता है। चूँकि नियोक्ता का अनुदान भी 12% है, इसलिए यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन में उसे नहीं लिखा गया है। ये 12% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 11,400 रुपये आता है। LIC प्रीमियम जो उसने अपने जीवन पर चुकाया है 5,000 रुपये, वो हमने दोनों दे दिया 80C में डिडक्शंस 16,400 रुपये। इसके अलावा जो पति के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है
इसका नियम ATD में दिया गया है। आप वीडियो देखें, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा कैसे छूट मिली है। ये 6,000 रुपये यहाँ से, कुल डिडक्शन दोनों का योग होता है 22,400 रुपये। 6,12,400 में से 22,400 घटाया तो 5,90,000 रुपये ये टैक्सेबल इनकम बचती है। इस हल के एक आधार पर अब हमें कर की गणना करनी है। देख लीजिए आप एक बार प्रश्न को अच्छे से कैसे सॉल्व हुआ है। इस टैक्सेबल इनकम को ध्यान रखिएगा, 5,90,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कर योग्य आया है 5,90,000 रुपये। चूँकि ये सामान्य व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नागरिक या अति वरिष्ठ नागरिक कुछ भी प्रश्न में नहीं दिया गया, इसलिए हम सामान्य व्यक्ति मानते हैं। प्रथम 2,50,000 रुपये तक कर मुक्त है, अर्थात इस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, ये जीरो हुआ। अब ये जो कुल इनकम है 5,90,000 रुपये, जो कर योग्य है आपकी 5,90,000 रुपये, इसमें से हम 2.5 लाख घटा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगले 2,50,000 रुपये अर्थात 2,50,000 से 5 लाख रुपये, इसमें 5% की दर से टैक्स रिबेलेबल लगता है। 2,50,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये आता है 12,500। यहाँ से जब इनकम हमने 250 घटाई थी तो बची थी 3,40,000 रुपये। 3,40,000 में से फिर हमने 2,50,000 रुपये घटा दिया। अब जो शेष बचा अर्थात 90,000 रुपये, इस 90,000 रुपये का जो स्लेब होता है 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम में आता है, इसलिए हम 20% की दर से अर्थात 90,000 का 20% निकालेंगे 18,000 रुपये। इस तरह से इसका टोटल योग होता है 30,500 रुपये। 12,500 प्लस 18,000, इसमें हम जोड़ेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर, कुल योग का 4% अर्थात इस 30,500 का 4% 1,220 रुपये। सकल कर दायित्व बना हमारा 31,720 रुपये। पहले 2,50,000 रुपये कोई टैक्स नहीं लगा। अगले 2,50,000 रुपये को इनकम 3,40,000 रुपये हमारे पास शेष बची हुई थी। यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2,50,000 रुपये है, तो उस 2,50,000 रुपये का 5% हमने निकाला 12,500। अब जो शेष बच गई 340 में से जब हमने 2,50,000 घटाया, जो शेष बची 90,000 रुपये, उसका हमने 20% निकाला 18,000 रुपये। उसमें हमने शिक्षा स्वास्थ्य उपकर जोड़ दिया 4% की दर से 1,220 रुपये। तो ये सकल कर दायित्व हो गया 31,720 रुपये। यहाँ से हम घटाते हैं, धारा 87A की छूट मिलेगी। यदि कुल आय 3,50,000 रुपये तक है तो 2,500 रुपये अधिकतम की छूट मिल सकती है। यहाँ पे सकल कुल आय कर योग्य आय 5,90,000 रुपये थी, इसलिए ये छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। उद्गम स्थान कर की कटौती कुछ नहीं की गई है, तो शुद्ध देकर 31,720 रुपये ही होगा। देखिए दो चीज़ और घटती हैं, अगर वो नहीं है तो यही शुद्ध देकर होगा। यदि, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, यदि TDS सकल कर दायित्व से अधिक काटा गया है तो रिफंड प्राप्त होगा, अर्थात TDS यदि ज़्यादा कटा है तो रिफंड मिलता है, यदि कम काटा गया है तो शेष देकर हमें चुकाना होता है। उम्मीद है मुझे। एक और बात, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है पूर्व से ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव आमंत्रित करता हूँ। उम्मीद है कि आप कमेंट्स और सुझाव जरूर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।